दुनिया की डिप्लोमेसी में अगर हम देखें तो हमें इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं कि जो बहुत उलझी हुई हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ शक्तियां इसे सॉल्व नहीं करने देना चाहती हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ ईरान की और इजराइल की। तस्वीरों में ये दिखाई देती है कि जो हमें आज पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे को अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक एक दूसरे कोने पर अगर हम आएँ तो भारत और पाकिस्तान का मैटर पर ऐसा दिखाई देता है कि दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। ये दोनों एंगल्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या वाकई में ये मामला इतना उलझा हुआ है कि इसे हम जानबूझकर एक सुलझा ही नहीं पा रहे हैं या सुलझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, या कुछ बड़े इंटरेस्ट की वजह से इसे सुलझाया नहीं जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान को घेरने के लिए ये एक तरह से गठबंधन बना है। हालांकि ईरान ने भी इसे कुछ ज़्यादा मतलब गहराई से लिया है, लेकिन ज़्यादा कूटनीतिक रूप से प्रहार नहीं किया है। मतलब चीज़ों को गहराई से समझा है, लेकिन जो डिप्लोमेसी के रूप में जो स्टेटमेंट आता है उसे हल्के में दिया है। यानी कहने का मतलब ईरान भी इससे चिंतित है। अब सवाल ये होता है कि सऊदी अरेबिया की ऐसी क्या समस्या आ गई कि वो ईरान के लिए गठबंधन में का हिस्सा बन गया। तो सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें ईरान का जो प्रॉक्सी है, ईरान की प्रॉक्सी का मतलब हुती, हिजबुल्लाह, हमास और जो और भी जो लोग उसके कोई प्रॉक्सी हैं, वो सऊदी अरेबिया को लगता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी की मदद से हमें डिस्टर्ब करना चाहता है। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखने में भी आए हैं। अभी हुती ने हमला किया भी था सऊदी अरेबिया पर। दूसरी तरफ हम इजराइल की तरफ जाएं, इजराइल भी इसी प्रॉक्सी से डरा हुआ है। यानी हिजबुल्लाह से और हमास से वो लगातार लड़ रहा है। हुती भी उसके ऊपर हमले किए हैं और हुती पर भी वो हमला किया है। तब यानी इस पूरे अगर हम जो उलझे हुए धागे हैं उसमें सबसे बड़ी कड़ी को पाते हैं, वह है प्रॉक्सी। यानी अगर इस प्रॉक्सी की वजह से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और तुर्की, यानी एक तरह से सऊदी अरेबिया को ही बचाने के लिए कुछ शक्तियां मिल गई हैं। अब सवाल ये होता है कि इसी प्रॉक्सी से इजराइल भी परेशान है। और अगर जो ईरान है, अगर ये जो नेटो जो बना है अगर मजबूत हो जाता है तो ईरान के लिए भी एक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका एक कॉमन दुश्मन जो इजराइल के रूप में दिखाई दे रहा है, अब एक कॉमन दुश्मन के रूप में ये गठबंधन दिखाई देगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ईरान क्या करेगा? क्या दो मोर्चों पर लड़ेगा? यानी एक तरफ इस्लामिक नेटो से लड़ेगा और एक तरफ इजराइल से लड़ेगा? तो ये संभव ही नहीं है। तो इसमें से इजराइल और जो नेटो है, इसमें से वह बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा किसका पलड़ा भारी है, यानी किस में ज़्यादा खतरा है। जाहिर सी बात है ईरान उसी तरफ झुकेगा। अगर नेटो भारी होगा तो नेटो को ही अपना कॉमन दुश्मन मानेगा, इजराइल की तरफ वह शांत हो जाएगा। और एक बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इजराइल की और ईरान की दुश्मनी कोई बॉर्डर को लेकर नहीं है। इजराइल को ऐसा कुछ भी नहीं है जो आर्थिक रूप से एक दूसरे का हित को टकरा रहे हैं। सिर्फ एक वैचारिक है, एक धार्मिक है। यानी हम इजराइल का अस्तित्व किस लिए नहीं मानते हैं कि इजराइल नाम का एक देश अमेरिकी शक्तियों ने बनाया है और वह इस्लाम के दुश्मन है और वह फिलिस्तीनियों को सता रहा है। कुछ इस तरह के वैचारिक हैं। तब क्या इस वैचारिक जो समस्याएं हैं उसका हल दुनिया में नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सोवियत और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन हिटलर के जब का डर पैदा हुआ तो दोनों एक साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। इसका भी एग्जाम्पल है। कई चीज सोवियत के डर से जो चीन था वह निक्सन के साथ बैठकर वार्ता किया और आज सुपर पावर बन के आ गया। यानी
वैचारिक जो मतभेद होते हैं वह अस्थायी नहीं होते हैं। तब दुश्मनी तभी गहरी होती है जब कोई बॉर्डर का इशू हो, अस्तित्व का संकट हो या आर्थिक हित टकरा रहे हों। इजराइल के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या इजराइल से और ईरान से दोस्ती संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। कैसे? तो इसकी वजह भी है। याद करिए वो दौर जब सद्दाम हुसैन से और जब ईरान से टक्कर चल रही थी, यानी जब ईरान और इराक युद्ध चल रहा था, तब क्या इजराइल दुश्मन नहीं था ईरान का? बिल्कुल था, क्योंकि उस समय इस्लामिक सरकार आ चुकी थी। तो फिर ईरान ने इजराइल से हथियार क्यों खरीदे थे? अब बड़ा आश्चर्य की बात होगी। तो जी हाँ, ये पूरी दुनिया जानती है कि एक गुप्त समझौते के तहत जब सद्दाम हुसैन और ईरान लड़ रहे थे तो जो हथियारों का सप्लाई कर रहा था और कोई नहीं, इजराइल कर रहा था। बड़ा आश्चर्य की बात। यानी कहने का मतलब, जब आपके अस्तित्व की संकट खड़ा हो गया, यानी लगा कि सद्दाम हुसैन ईरान को मिटा देंगे, तो वहाँ पर वैचारिक मतभेद जो थे उसको साइड करके हाथ मिला लिया गया। यहाँ पर भी अगर नेटो अगर लगेगा कि ईरान के लिए खतरा है, तो उसी दिन ईरान इजराइल से हाथ मिला लेगा। समझ रहे हैं बात को? अब सवाल ये होता है कि नेटो तब बन क्यों रहा है? तो जी, नेटो इसलिए बन रहा है कि ईरान को खतरा है। ईरान इजराइल से हाथ क्यों मिला लेगा उस जमाने में? जब नेटो ज़्यादा बढ़ेगा तो इजराइल से हाथ क्यों मिलाएगा ईरान? क्योंकि उसका अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। दुश्मन मजबूत, ईरान इजराइल से भी मजबूत दुश्मन नेटो दिखाई देगा, इस्लामिक नेटो। तो फिर समस्या तो उलझा हुआ है। कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उस आइडियोलॉजीज को ख़त्म कर दें, उस विचारधारा को ख़त्म कर दें कि इजराइल का अस्तित्व का संकट है, यानी हम उस प्रॉक्सी को हटा दें, तो सीधी सी बात है, इजराइल दुश्मन नहीं रहेगा। और अगर प्रॉक्सी को हटा दें तो सऊदी अरेबिया को भी नेटो की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी चीज़ें स्पष्ट हैं। दुश्मन एक सनक है जो अपने आप को दबदबा बना के रखना है, अपनी ताकत बना के रखना है, एक झूठ मूठ का एक बनावटी विचारधारा को खड़ा करके हम आपस में लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, अपने ही लोगों की हत्याएं करा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम एक सनक में पागल हुए हैं। समझ में आई बात? अब चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर इशू है, वो है कश्मीर। कश्मीर को लेकर दोनों देश कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि इस लड़ाई से नुकसान किसको हुआ है? तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान आज अस्तित्व की खतरा है। भारत ने उसको अस्तित्व के संकट में नहीं डाला है। उसके इस सनक ने कि कश्मीर को हम हासिल करके रहेंगे, उस सनक ने उसे खुद उस कई भागों में टूटने पर मजबूर कर दिया है। यानी कश्मीर को छीनने के चक्कर में कहीं आप बलूचिस्तान न खो दें, कहीं आप सिंध न खो दें, कहीं आप जो उनका उत्तरी क्षेत्र है वो न खो दें। ये एक समस्या है। तो फिर पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? तो जी, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी भी साथ लेके चलनी चाहिए और आर्थिक यानी बिजनेस व्यापार भी साथ लेके चलना चाहिए, और आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी समस्या प्रॉक्सी ही है, जिस तरह ईरान का है। पाकिस्तान जानता है कि हम भारत से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपना एक प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया है और भारत के खिलाफ लड़ा रहा है। तब इस प्रॉक्सी को अगर हटा दिया जाए और व्यापार को लेकर और डिप्लोमेसी साथ साथ चले, यानी कश्मीर को भी पर बातचीत अगर होती रहे, तो फिर नतीजा ये होगा कि दोनों का जो समस्याएं आज दोनों में टेंशन जितना हाई है वो डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन यह ऐसा संभव नहीं है। भारत कहता है कि इसमें पाकिस्तान की सेना है, सेना को एक सनक है कि हम कश्मीर छीन के ही रहेंगे भारत से। ये भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की? मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एकदम क्लियर निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ। तो भारत के पक्ष का कहना है कि वहाँ की समस्या सेना है,
सेना वहाँ बिजनेस करती है, सेना वहाँ की इकोनॉमी पर उनका कब्जा है, और एक तरह से वो लोग का एक लूट मार का धंधा बना के रखी है वहाँ की सेना, क्योंकि सेना वहाँ व्यापार भी करती है, बिजनेस भी करती है, फैक्ट्रियाँ भी चलाती है। क्या यही एक सच है? तो हमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, एक छोर से दूसरा छोर, यानी उनका पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर, पश्चिमी में पाकिस्तान और पूर्व में भारत, यानी पाकिस्तान के सामने अस्तित्व का इतना बड़ा संकट है कि भारत की बड़ी सेना अगर पैदल सेना अगर पाकिस्तान में घुसना शुरू कर दी तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। ये बात भी हमें सोचना होगा कि वहां सेना को भी ये डर है, पाकिस्तान की सेना को भी ये डर है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि दोनों देशों में अविश्वास का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो पाकिस्तान, तो भारत का पक्ष है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है, ये भारत का पक्ष है। तो क्या पाकिस्तान के पक्ष से हम जानने की कोशिश की कि आखिर वह आतंकवाद का नेटवर्क को कमज़ोर क्यों नहीं कर रहा, ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है? अब मुझे नहीं पता है इसमें कि क्या वजह है, मुझे ये भी नहीं पता है कि डिप्लोमेसी में या जो सीक्रेट सर्विस में या कुछ इस तरह की क्या इनपुट आ रही है कि रिपोर्ट आ रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं एक अनुमान वाला बयान दे रहा हूँ, जो मेरा स्टेटमेंट है एक व्यवहारिक स्टेटमेंट है, जिसके लिए कोई ना जो ओपन किताब की तरह मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ों को, एक अनुमान के आधार पर बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि दोनों देशों के बीच में वहाँ की भारत की सेना जानती होगी समस्या, भारत के जो इंटेलिजेंस वो जानते होंगे, मुझे इसकी बात की जानकारी नहीं, इसलिए यह मैं स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन फिर भी एक मैं अनुमान के आधार पर बोल रहा हूँ। अब सवाल ये होता है कि क्या भारत का पक्ष कह रहा है कि वहाँ जो सेना है वहाँ आतंकवाद को पनाह दे रही है। अब सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के पक्ष से भी हमें जानना जरूर है कि क्या वाकई में आतंकी जो हैं वो सेना के कंट्रोल में है, क्योंकि तालिबान भी एक समय पाकिस्तान का ISI ही उसे कंट्रोल करती, लेकिन आज तालिबान उड़ गया उसके हाथ से। जितने TTP और कौन कौन से थे तहरीके तालिबान वगैरह सब पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, लेकिन अब उसी पर हमले कर रहे हैं। यहां सोचने की जरूरत है कि क्या ये प्रॉक्सी वाकई में पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अगर ये नहीं है तो हमें पाकिस्तान के पक्ष को भी जानना जरूरी है। और जब कोई भी देश आपस में टकराते हैं तो बाहर की शक्तियां इंटरेस्टेड हो जाती हैं। चीन भी है, चीन पाकिस्तान को कर्ज के जाल में इतना उलझाते जा रहा है, इतना उलझाते जा रहा है कि एक दिन वो पाकिस्तान पूरी से डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, और ऐसे में भारत की समस्या और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीन पूरा कंट्रोल पाकिस्तान को करेगा। अभी तो उसकी सेना कर रही है, लेकिन जब चीन आ जाएगा तो और समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो अब सवाल ये है कि ये एरिया इतना डिस्टर्ब क्यों है। तो इस एरिया को डिस्टर्बेंस होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की ही ले लिया जाए। पाकिस्तान का लोकेशन ही उस समय सोवियत यूनियन था, तो उसके लिए एक बहुत मज़ेदार लोकेशन था अमेरिका के लिए। यही उसकी कमजोरी बन गई पाकिस्तान की। दूसरी बात कि जो ईरान वाला मैटर है, वहाँ पर ऑयल और एनर्जी का है, वो यानी बाहर की शक्तियाँ अपने इंटरेस्ट के लिए इस चीज़ों को इस्तेमाल की हैं। अगर इन चीज़ों को यूरोपियन मॉडल पर सुलझाया जाए, जिससे यूरोप ने अपनी समस्याओं को हल कर ली, वर्ल्ड वॉर लड़े थे ये लोग, लेकिन हल कर लिए, तो आज यूरोप एक अच्छा देश है। हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें इस्लामिक, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि इसमें पीछे इस्लामिक आतंकवाद है, तो बिल्कुल नहीं। ये बातों को भ्रम से निकालिए। धर्म को बस एक ढाल बनाया गया है, धर्म को अपनी कमियों को छुपाने के लिए बनाया गया है, धर्म को एज ए वेपन्स इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें धर्म को दोष मत दीजिए। यानी धर्म की वजह से आतंकवाद नहीं हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से आतंकवाद फैला हुआ है। सब लोग अपनी अपनी तरह से प्रॉक्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद के, उसे ही आतंकवाद कहा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का मैटर में हो या ईरान वाला मैटर में हो। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो धागे इतने उलझे हुए हैं उसे सुलझाया जा सकता है, बशर्ते इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए। अगर विल पावर से सभी देश इस चीज़ों को बैठकर और चीज़ों को समझें, तो ये एरिया जो है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का एरिया, साउथ एशिया की जो समस्याएं हो, भारत पाकिस्तान वाला, ये सब चीज़ों को अगर सुलझा दिया जाए तो ये एरिया दुनिया का सबसे
आर्थिक रूप से समृद्ध एरिया बन जाएगा। इस बात पर गौर करने की चीज़ है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आई होगी। कुछ बातें मैंने बहुत ही इमोशनली बातें बोली हैं, हो सकता है कि ये जियोपॉलिटिकली रूप से प्रूफ ना हो या सुलझाया ना जा सकता हो सकता है ये मेरा अपना ओपिनियन था। डिफॉगर को देखते रहिएगा, डिफॉगर को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।